हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 13 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 80 टॉपिक हम प्रीवियस 12 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में, देन हम बात करेंगे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, देन डेयरी सेक्टर इन इंडिया के बारे में भी चर्चा करेंगे, जानेंगे एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स की लोकेशन देखेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट से संबंधित। इसमें आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट ओनली। सेकेंड में कहा गया है कि द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है अपॉइंट किया जाता है एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट बात की गई है कि केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट की ही कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, इसमें इन दोनों की कंसल्टेशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के कंसल्टेशन की भी रिक्वायरमेंट इसके अंतर्गत होती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि उसको आउटसाइड ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट होना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। जो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस की जो बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 में की गई है। ये कहता है कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है वे अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेकिन ये तो बात हो गई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में। लेकिन इसमें कहा गया है कि इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस, देन इस केस में आपको चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो कंसल्टेशन प्रोसेस है हाई कोर्ट जजेस की, जो रिकमेंड किया जाता है बाय द कॉलेजियम, और कॉलेजियम में कौन होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। इसके अलावा इसमें प्रोसेस होती है जो प्रपोजल इनिशिएट किया जाता है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विद द कंसर्न विद 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स के द्वारा, और ये जो रिकमेंडेशन है उसको सेंड की जाती है चीफ मिनिस्टर को, जो एडवाइस करता है गवर्नर को टू सेंड दिस प्रपोजल टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस के बारे में बात की गई है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, उसको अपॉइंट किया जाता है एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। इसके बारे में एक एडहॉक जजेस और होते हैं इसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 224A के अंतर्गत कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि अपॉइंटमेंट की जा सकती है रिटायर्ड जजेस की। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, वह प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से किसी रिटायर्ड जज से रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर द ड्यूटी फॉर एड हॉक जजेस। इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट भी इसको पुश कर रहा है, क्योंकि जो अभी हाई कोर्ट में कई सारे केसेस पेंडिंग हैं और उनके त्वरित निपटारे के लिए इन जजेस की आवश्यकता है। इसके अलावा जो इसमें एक टर्म और होती है एक्टिंग जजेस के बारे में। एक्टिंग जजेस की जो नियुक्ति की जाती है वह प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, जबकि जो एडहॉक जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें ये एक बात ध्यान रखने योग्य है। इसके अलावा अदर हम देख लेते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसमें 3 केसेस हैं फर्स्ट जजेस केसेस। फर्स्ट जज केस जो हुआ ये हुआ 1981 के अंदर। इसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परामर्श देगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श को प्रेसिडेंट किसी कॉग्नेंट रीजन के पर रिफ्यूज भी कर सकता है। तो मतलब इसके अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव थी वह पावरफुल रही जुडिशरी से फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द जजेस। इसके बाद सेकंड जजेस केस होता है, सेकंड जज केस, जिसके अंतर्गत कॉलेजियम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉलेजियम को इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है। इसमें कहा जाता है कि जो ओपिनियन की जो बात की गई है प्रेसिडेंट के लिए,
वह ओपिनियन केवल CJI का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगा, बल्कि ये CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस का एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन होगा। इसके अलावा इसमें जो कहा गया कि जो इसमें कंसल्टेंस की जो बात की गई है कंसल्टेशन की, इसमें कंसल्टेशन इक्वल है कंकरेंस के, मींस राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। इसके अलावा जो थर्ड जज केस होता है, थर्ड जज केस 1998 में होता है। इस केस में कह दिया जाता है जो इसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस की जो बात की गई थी वो उसको यहाँ पर बढ़ा कर दिया जाता है। उसमें जो कंसल्टेशन किया जाएगा CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उनके कंसल्टेशन दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसके आधार पर जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक 4 जजेस केस और है जो कि 2015 में हुआ। इससे पहले 2014 में गवर्नमेंट के द्वारा एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिसके अंतर्गत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव की भी उसके अंतर्गत पार्टिसिपेशन था। लेकिन 4 जजेस केस 2015 में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने इसको इस ग्राउंड पर खारिज कर दिया कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आई है एग्जीक्यूटिव, वह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और लेजिस्लेटिव के पास इतनी पावर नहीं है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। इसके अलावा जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी जुडिशरी के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था 1973 में विद द केशवानंद भारती केस। तो ये क्वेश्चन था, ये हमने जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरेक्स रिजर्व से संबंधित है। इसमें ये टर्म्स दी हुई हैं और इसमें बताना है कि इसमें क्या फॉरेक्स रिजर्व में क्या शामिल होता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व पोजीशन विद द IMF। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो चारों जो टर्म्स दी गई हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व पोजीशन विद IMF, ये तीनों ही फॉरेक्स रिजर्व में शामिल होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा D 1 2 3 4 ऑल। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्लाइन हो गया, कितना 553.1 बिलियन डॉलर, जो कि 2020 से अक्टूबर 2020 से सबसे लोएस्ट है। इसके पीछे रीज़न क्या रहे? लो FII और FDI रहा, क्योंकि वर्ल्ड के अंतर्गत टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है। इसके अलावा RBI ने अभी इंटरवीन किया था इन द करेंसी मार्केट फॉर स्टेबलाइज द रुपी। इसके पीछे एक रीज़न रहा फॉर डिक्लाइनिंग द फॉरेक्स रिजर्व। इसके अलावा फॉरेक्स एक्सचेंज जो रिजर्व होता है ये एक एसेट्स होता है, हेल्ड किसके द्वारा किया जाता है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ये हो सकता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है। अगर हम अभी देखें तो डॉलर में सबसे ज़्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। इसके अलावा जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये इंक्लूड करता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड जो रिजर्व पोजीशन है विद द IMF। इसके अलावा जो होल्डिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फॉरेक्स रिजर्व के? ये सपोर्ट करता है, मेंटेन रखता है फॉर कॉन्फिडेंस इन द पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा ये प्रोवाइड कराता है कैपेसिटी टू द इंटरवीन एंड सपोर्ट फॉर नेशनल और यूनियन करेंसी के लिए। इसके अलावा जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी होती है फॉरेन करेंसी से संबंधित, या कोई शॉक आ जाता है लिक्विडिटी से संबंधित, तो इसको इस क्राइसिस सिचुएशंस में ये हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें एक टर्म होती है फॉरेन करेंसी एसेट्स। ये एक एसेट्स होते हैं जो कि हमारी जो वैल्यू बेस्ड होते हैं ऑन अ करेंसी टू अदर करेंसी टू कंट्रीज ओन करेंसी। मींस जैसे रुपए है और जो कोई अदर करेंसी है उसकी वैल्यू के बराबर ये फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं।
जो अभी अगर हम लार्जेस्ट कंपोनेंट देखें तो अभी किसका है, डॉलर का फॉरेन करेंसी एसेट्स है भारत में। इसके अलावा एसडीआर की बात कर लें, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की, ये एक रिजर्व एसेट्स है, रिजर्व एसेट्स है जो कि क्रिएट किया गया था। कब ये क्रिएट किया गया था, 1969 में इन आईएमएफ। और ये किसके लिए क्रिएट किया गया था, फॉर सप्लीमेंट फॉर द मेंबर रिजर्व के लिए। और अगर हम इस एसडीआर बास्केट की अगर बात करें, एसडीआर बास्केट में जो करेंसी हैं, जो शामिल करेंसी हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो इसमें यूएस डॉलर शामिल है, देन इसके अंदर का यूरो शामिल है, देन जापान का येन इसके अंतर्गत शामिल है, चाइना की युआन इसके अंतर्गत शामिल है, इसके अलावा जो यूके का पाउंड है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये 5 करेंसी इसके अंतर्गत एसडीआर बास्केट के अंतर्गत आती हैं। आईएमएफ में अगर भारत के कोटा की बात की जाए तो वो है 2.75%, जो कि 13th लार्जेस्ट कोटा है इन आईएमएफ। इसके अलावा ये तो फॉरेन करेंसी डिक्रीज हुआ, अगर फॉरेक्स अगर इंक्रीज होता है, फॉरेक्स अगर इंक्रीज होता है तो उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं उसके बारे में और देख लेते हैं। ये एक कंफर्टेबल पोजीशन देता है फॉर द गवर्नमेंट। इसके अलावा आगे अगर कोई क्राइसिस सिचुएशंस होती है उसको मैनेज करने के लिए ये उपयोगी होता है, क्योंकि और ये इवन इन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी अगर कंट्री के पास आ जाए तो उसमें भी ये सहायता कर सकता है, जैसा कि हमारा 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। उस तरीके की सिचुएशन इसके द्वारा हैंडल की जा सकती है। इसके अलावा अगर फॉरेक्स ज़्यादा होगा तो रुपी क्या होता है, एप्रिसिएट करता है, रुपी बढ़ता है। इसके अलावा एक मार्केट के अंतर्गत क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, मार्केट के अंतर्गत एक कॉन्फिडेंस इसके द्वारा होता है। तो ये बात की हमने फॉरेक्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी सेक्टर इन इंडिया के बारे में। इसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया की रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये डेयरी एक सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी है जो कंट्रीब्यूट करती है 5% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी में। थर्ड में कहा गया है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वह डी 1 2 3 ऑल हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में 4 डे लॉन्ग इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 आयोजित की गई, जो कि जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर जैसे कि इंडस्ट्री लीडर, फार्मर्स एंड पॉलिसी प्लानर्स शामिल हुए। जो इस तरीके की जो लास्ट समिट वो हेल्ड की गई थी इन इंडिया इन 1974 में की गई थी। इस समिट में पीएम ने अपने एड्रेस में कहा कि पशुधन एंड मिल्क रिलेटेड जो बिजनेस है भारत का एक कल्चरल लैंडस्केप है। अगर हम स्टेटस की बात करें डेयरी सेक्टर इन इंडिया के बारे में तो इंडिया रैंक करता है फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, जो कि साथ ही साथ लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन भी इन द वर्ल्ड इंडिया की है। इसके अलावा अकाउंट करता है फॉर 23% ऑफ द ग्लोबल मिल्क, जो कि प्रोड्यूस करता है 210 मिलियन टन ऑफ एनुअली मिल्क प्रोडक्शन। जो डेयरी है ये सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी है जो कंट्रीब्यूट करती है 5% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी में, और जो कि अभी लास्ट 5 ईयर में इसकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो रही वो 6.4% रही। इसके अलावा टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें इन इंडिया की तो फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे गुजरात एंड आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें डेयरी सेक्टर के तो ये एक बेस्ड होता है कोऑपरेटिव मॉडल पे, जो कि एम्पावर करता है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल डेयरी फार्मर्स को। इसके अलावा अभी हम देखें तो इसमें 70% जो वर्क फोर्स में रिप्रेजेंटेशन है वो वुमेन का है, तो जिससे वुमेन एम्पावरमेंट में भी इसने काफ़ी सहायता करता है। इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है लेस कैपिटल इंटेंसिव है, जिसके कारण ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल मासेस को। ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, रिड्यूस रूरल पॉवर्टी एंड इनइक्विटी एंड
इंश्योर द फूड सिक्योरिटी फॉर मिलियंस ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स के लिए। तो ये इसके सिग्निफिकेंस थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव चला रखे हैं फॉर डेयरी सेक्टर से संबंधित, उसके बारे में भी देख लेते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन डेयरी डेवलपमेंट 2022, इसके अंतर्गत ये कोशिश करेंगे कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो मिल्क डेयरी फार्मर हैं उनकी इनकम को डबल किया जाए। इसके अलावा नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम भी है, ये लॉन्च किया गया है टू कंट्रोल द इरेडिकेट एक फुट एंड माउथ डिसीज़ एंड ब्रुसेलोसिस होता है, उसको लाइव स्टॉक से इरेडिकेट करने के लिए। और जो इसका जो फुट एंड माउथ डिसीज़ का जो लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा इरेडिकेट करने के लिए, वह रखा गया है 2025 तक। इसके अलावा पशु आधार बनाए जाएंगे, ये एक यूनिक आईडी रहेगी ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिससे कि पशु की ट्रेसेबिलिटी की जा सके। एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी लॉन्च किया गया था इन 2019, इसमें 21 गोकुल ग्राम स्थापित किए जाएंगे फॉर इंटीग्रेटेड कैटल मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर के रूप में। ये था हमारा डेयरी सेक्टर इन इंडिया के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में, जिसमें आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये रेफर करता है ऑल रियल एंड वर्चुअल कंबाइंड एनवायरनमेंट को एंड ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस जनरेटेड बाय द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एक्सटेंडेड रियलिटी है एक अम्ब्रेला टर्म है जो कवर करती है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी को। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। जो अभी मिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब है एंड मेटा के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, किसके लिए? टू एक्सलेट द एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया। जो मेटी स्टार्टअप हब है वह एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जो फोकस करता है ऑन प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, स्टार्टअप्स एंड क्रिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। अगर हम एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करें तो ये रेफ़र करता है ऑल रियल एंड वर्चुअल कंबाइंड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो कवर करता है आपका वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी को। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इन मेडिसिन सेक्टर में ये सर्जन्स होते हैं, उनको ट्रेन करने में, इनेबल करने में सहायता कर सकता है। साथ ही साथ ये इंटरेक्शन इनेबल कर सकता है फॉर 3D इमेज ऑफ एनाटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। इसके अलावा जो रिटेल बिजनेस है, एक्सटेंडेड रियलिटी कस्टमर को यह मौका दे सकती है कि वह खरीदने से पहले उसको ट्राई कर सके। एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स की जा सकती है इंक्लूड टू अ लोकेशन दैट जहाँ पर पर्सन नहीं पहुँच सकता। अदर सेक्टर्स में भी इसके एप्लीकेशंस हैं, मार्केटिंग, रियल एस्टेट एंड एंटरटेनमेंट इट। इसके अलावा इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। जो एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी है ये कलेक्ट करता है, प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ द पर्सनल डाटा, जिससे संबंधित प्रिवेसी से संबंधित इसमें कंसर्न है। इसके अलावा जो इसकी जो कॉस्ट है, हाई कॉस्ट है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो फैमिलियरिटी इसकी नेविगेट द वर्चुअल वर्ल्ड की फैमिलियरिटी अभी कम है। इसमें गैप्स हैं फॉर अलाइनमेंट बिटवीन द असिस्टमेंट मेथड एंड कंटेंट बीइंग जो असिस्ट किया गया है उसके बीच में। इसके अलावा इसमें 2 टर्म हैं, एक ऑगमेंटेड रियलिटी, एक वर्चुअल रियलिटी। इनके बारे में भी जान लेते हैं। जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है वह द रियल टाइम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन किस में कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट में कर सकते हैं, ग्राफिक्स में कर सकते हैं, ऑडियो और अदर वर्चुअल इन्हेंसमेंट के रूप में उसमें रियल वर्ल्ड के इन्हेंस करने के लिए उसको किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, ऐड किया जाता है डिजिटल कंटेंट, वो किसी भी रूप में हो सकता है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और अदर किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है, जिसमें जो रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड को। जैसे कि कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो जब हम उस पर कैमरा फीड करेंगे तो उससे संबंधित कोई इमेज होगी, कोई टेक्स्ट होगा, कोई ग्राफिक्स होगी, तो वो भी आपको उसके सामने दिखने लगेगी। तो इससे एक वे इन्हेंस कर देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को एक अनदर वे में। और ये एक्सपीरियंस आपका विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडिटरी फॉर्म में भी हो सकता है, साथ ही साथ अदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत व्यक्ति के जो
एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस करने के लिए इसमें यूज किया जा सकता है। जैसे इसके अलावा इसमें जो वर्चुअल रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी एक रेफर्स करती है फॉर कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन को, जिसके अंतर्गत पर्सन इंटरेक्ट कर सकता है विथ एन आर्टिफिशियल 3D एनवायरनमेंट से यूजिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे इसमें स्पेशल गॉगल्स यूज किए जा सकते हैं, स्क्रीन और ग्लव्स जो कि सेंसर से फिट होते हैं, उनको यूज इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें जो सिमुलेट करता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को, और जिससे कि वह जो इसमें जो पर्सन होता है वो एबल होता है फॉर द रियलिस्टिक फीलिंग एक्सपीरियंसेस के लिए। इसके अलावा इसमें एक टर्म और होती है मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी ये इन दोनों का कंबाइंड जो रूप होता है ऑगमेंटेड रियलिटी प्लस वर्चुअल रियलिटी का ये कंबाइंड फॉर्म होता है, जो कि यूजर को इंटरेक्ट करता है विद वर्चुअल एलिमेंट से विद द रियल एनवायरनमेंट। इसके अलावा इसके अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें कि इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन के बारे में बात तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसको ट्रेनिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हेल्थ केयर सेक्टर है इसमें पेशेंट की मोस्ट एफिशिएंट केयर के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इन एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को ठीक तरीके से उस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करवाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ मिलिट्री में एक ट्रेनिंग के लिए एक बैटल फील्ड के सिमुलेशन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इंजीनियरिंग में कार डिज़ाइन 3D मॉडल के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। रिटेल सेक्टर में प्रोडक्ट बाय करने से पहले उसको ट्राई कर सकते हैं। मार्केट में एडवर्टाइजिंग के लिए इसका उपयोग हो सकता है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जैसे पुलिस सिक्योरिटी सेफ्टी सिस्टम को इसमें इन्हेंस किया जा सकता है। तो ये था हमारा एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2022 में ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट है उसमें से कौन से मेंबर इसमें शामिल हैं। तो इसमें 5 ये मेंबर कंट्री दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की की स्टेट में शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसमें जो अजरबैजान और उज्बेकिस्तान इसके अंतर्गत शामिल हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह C 2 and 5। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की की स्टेट है, ये जो कॉरपोरेशन है काउंसिल फॉर टर्की स्पीकिंग स्टेट्स का, ठीक है, जिसको टर्की काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में एज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विथ एन ओवर आर्किंग एम था इसका कि प्रमोट किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन एमंग द टर्की स्टेट्स। जो इसके जो 4 फाउंडिंग मेंबर स्टेट थे, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड टर्की। लेकिन अभी इसमें 2019 में उज्बेकिस्तान में भी इसको ज्वाइन कर लिया एज अ फुल मेंबर। इसके अगर हम मैप पे लोकेशन देखें तो कजाकिस्तान इसके अंतर्गत शामिल है, किर्गिस्तान इसके अंतर्गत शामिल है, उज्बेकिस्तान इसके अंतर्गत शामिल है, साथ ही साथ ये अजरबैजान इसके अंतर्गत शामिल है और टर्की इसके अंतर्गत शामिल है। इस तरीके से इसमें 5 मेंबर कंट्री शामिल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बारे में बात की गई है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया की रिक्वेस्ट पर एडीबी के द्वारा सेसेक फॉर्म किया गया इन 2001 में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ऑल सार्क नेशन है इसका पार्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इसका सेक्रेटरीट है मनीला में है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पर बेस्ड है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा B 1 and 3 ओनली। इसके बारे में अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। जो सेसेक जो फॉर्म हुआ था 2001 में विद द रिक्वेस्ट ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल फ्रॉम द एडीबी ने इसको असिस्ट किया था फॉर फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन एमंग्स देम। जो इनिशिएटिव है ये किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव है। मालदीव्स एंड श्रीलंका ने इसको 2014 में ज्वाइन किया। म्यांमार इसमें ऐड हुआ 2017 में। सेक्रेटरीट की अगर हम बात कर लें तो मनीला फिलीपींस में ही ये बेस्ड है इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लें तो इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, बूस्टिंग ट्रेड, स्ट्रेंथन रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन।
इसकी अगर मेंबर कंट्री के बारे में बात करें तो इसमें नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, म्यांमार इसके अंतर्गत शामिल है, बांग्लादेश इसमें शामिल है, श्रीलंका इसके अंतर्गत शामिल है, साथ ही साथ यहाँ पे मालदीव भी इसके अंतर्गत शामिल है, थाईलैंड इसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन सी कंट्री हो गई? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये इसके अंतर्गत मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये था हमारा 13 सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।